हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना मस्ट डू क्वेश्चन की सीरीज। इसके अंदर खास बात क्या है, इस सीरीज के अंदर हमने बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक को पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको एनालाइज करके क्वेश्चन निकाला है। जो नए टॉपिक ऐड हुए उनके ऊपर नए नए क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज हम इस सीरीज के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे, जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट। तो इस चैप्टर के जो कंटेंट है पहले हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट के बेसिस पे क्वेश्चन बने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, सेकंड है इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्ड है फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स के बारे में और लास्ट टॉपिक था आपका प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है व्हाट इज बायोमैकेनिक्स एंड हाउ इट हेल्प इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई सी भी पीडीएफ चाहिए या नोट चाहिए या किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं नोट्स डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या आप मुझे मेल कर सकते हैं thephysicaledu@gmail.com पे। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। और कोई सा भी चैप्टर अगर मिसिंग लगता है आप प्लेलिस्ट को ही चेक करिए, वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या आप आई बटन को दबा के प्लेलिस्ट को पा सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है और इसका स्पोर्ट्स और गेम्स कैसे क्या रिलेशन है। तो बायोमैकेनिक्स जो है वो दो वर्ड से जुड़ के बना है। फर्स्ट वर्ड इज बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैकेनिक्स जो है वो एक ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है। और बायोमैकेनिक्स का ब्रांच के मतलब क्या है, विच डील विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डिपेंड करता है मतलब स्टडी करता है फोर्स कैसे लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के उसके ऊपर। तो बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ, साइंस की वो ब्रांच जो कि डील करती है कि किस तरीके से फोर्स लग रहा है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे मूविंग और स्टेशनरी कंडीशन पे वो किस टाइप से उस पर फोर्स लगता है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोमैकेनिक्स को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो बायोमैकेनिक्स को पढ़ने से हमारा क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है टेक्निक के अंदर। बायोमैकेनिक डिटरमाइन हाउ द टेक्निक शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द बेस्ट रिजल्ट। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जैवलिन अगर आपको थ्रो करना है तो उसके लिए बेस्ट एंगल क्या रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर एक फुटबॉलर पंट करता है मतलब हिट करता है बॉल को, तो उस पंटिंग का सबसे बेस्ट एंगल क्या रहेगा जिससे फोर्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ऐसी ऐसी जो बेसिक चीजें हैं हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बायोमैकेनिक्स को पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी बेस्ट तरीके से किस पोजीशन के अंदर काम करेगी। सेकंड आता है इंप्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। हमारे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है उनका अच्छी तरीके से यूज होना वो तब हो पाएगा, वो तब अच्छी तरीके से डिजाइन हो पाएंगे जब बायोमैकेनिक्स की स्टडी करी जाए कि हमारी बॉडी किस टाइप से एक्ट कर रही है। तो अगर आप पहले के जिम इक्विपमेंट्स को देखो और आज के देखो तो दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो अब वाली जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत एडवांस हो चुकी है जो कि बहुत प्रॉपरली प्रिसाइजली काम करती है आपकी मसल्स पे और आपके एंगल्स पे। इंप्रूव करता है हमारा ट्रेनिंग मेथड, हमारा ट्रेनिंग मेथड और अच्छा हो पाएगा अगर बायोमैकेनिक्स के हम काम करते हैं तो। और साथ ही साथ हमारे डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स के ऊपर भी ये काम करता है कि बेस्ट कौन सा तरीके से मैं किसी चीज को सीखूं जिससे वो मेरे को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दे पाए। तो ये था बायोमैकेनिक्स के बारे में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी काउंटर बैलेंस बाय इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट द सम ऑफ द फोर्स आर इज इक्वल टू जीरो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कोई भी एक बैलेंस्ड स्टेट के अंदर जो चीज है, यानी अगर मैं मान लो इसके ऊपर ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है, अगर ये बैलेंस कर रहा है तो इसके ऊपर मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं बाहर से और साथ ही साथ ये अपने इंटरनली भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब बाहर के फोर्सेस जो कि इसको हिलाने का काम कर रहे हैं और ये जो अंदर के फोर्सेस जो कि इसको स्टेबल कर रहे हैं, जब ये काउंटर बैलेंस हो जाए तब इसका बैलेंस बनेगा कि बाहर के फोर्स और अंदर के फोर्स बराबर लगे तब ये एक जगह पे बैलेंस कर पाएगा, नहीं तो ये फॉल हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी चीज को किसी को भी बैलेंस करते हैं, इसको भी मैं बैलेंस करूं तो इसके ऊपर जो बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं और ये अंदर से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बैलेंस बनाने के लिए, अगर वो दोनों इक्वल होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम को बेसिकली मैं एक बैलेंस्ड स्टेट भी बोल सकता हूं। अगर आप भूल जाओ तो एक बैलेंस स्टेट लिख सकते हो।
एंड इक्विलिब्रियम अगर व्हेन द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ओवर द बेस लाइन ऑफ सपोर्ट पे जब होती है, जब बेस लाइन ऑफ सपोर्ट होती है हमारी, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का किसी का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे मोस्टली वेट लाई करेगा, ठीक है, वो जब बेस लाइन के पास होगा तब आपका जो होगा इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो सकता है। अब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दो टाइप का है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्रिक्शन, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फ्रिक्शन का मतलब बेसिकली है दो भी चीज को घिसना आपस में। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस से रब होता है तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कॉम्बैट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट कम इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है, यहाँ पे ये मैं पेन के साथ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे लगे, ठीक है, जो कि अभी स्टैटिक, ठीक है, तो द फोर्स, द ऑपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज नॉट इन मूविंग और एक सरफेस के दूसरे के सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो अब फ्रिक्शन लग रहा है, जो इसको होल्ड करके रख पा रहा है, ये अपने आप लुढ़क के इधर उधर नहीं जा रहा, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड होता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट पे कोई फ्रिक्शन लगता है तो वो डायनामिक फ्रिक्शन के अंदर आता है। स्टैटिक यानी अगर कोई स्टेशनरी पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो डायनामिक फ्रिक्शन। व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन? तो स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है व्हेन अ बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग में क्या होता है, जो हमारे स्केट्स होते हैं वो ग्लाइड कर रहे होते हैं सरफेस पे आइस की, तो वहां पे जो स्लाइड हो रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया स्लाइडिंग सरफेस, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जहां पे दो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करे, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जब रोल कर रहा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको हमने बोला रोलिंग ऑब्जेक्ट, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन हो सकता है जैसे बॉल रोल करती है ग्राउंड पे, क्रिकेट खेलते टाइम, फुटबॉल के टाइम, बास्केटबॉल के टाइम, तो वो सारा कुछ आता है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इज फ्रिक्शन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और आपको इसके ऊपर अपने ओपिनियन देने, तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी एक साइड को पिक करके। तो यहाँ पे जो मैंने साइड ली है, मैंने एडवांटेज के बारे में ज्यादा बताया, ठीक है। आपको अगर इविल लगता है तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, मतलब जरूरी भी है और है भी ऐसा। तो जैसे प्रेम के धागे होते हैं ना, कि भाई जरूरी भी है कि भाई प्रेम तो करना है, लेकिन वो कई बार सिरदर्द भी बन जाता है, ठीक है। तो इट मीन द एसेंशियल इन द लाइफ, वी कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इट। तो फ्रिक्शन ऐसा जरूरी चीज है जिसके बिना हम कोई काम भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें अंदर ही अंदर खत्म भी कर रहा है, ठीक है। खत्म कैसे कर रहा है? अब एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम बात करते हैं, मैं डिसएडवांटेज के बारे में नहीं बात कर रहा है यहाँ पे। तो एडवांटेजेस वाली साइड मैंने पिक करी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एडवांटेज क्या है? कीप द ऑब्जेक्ट एट इट्स पोजिशन। अगर यहाँ पे मान लो मेरा हाथ है और यहाँ पे ये मैंने रखा, अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो यहाँ पे ये स्टेबल रह ही नहीं सकता था, ये रोल होता रहता, इधर उधर गिरता रहता। हेल्प इन मूव, ठीक है, हम मूव कब कर पाते हैं, हम चल तब पाते हैं जब हमारे फीट और ग्राउंड में फ्रिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दूं ऑयल या ग्रीस वगैरह डाल के, तो क्या आप ऑयली सरफेस पे वॉक कर पाओगे? नहीं कर पाते, ठीक है। थर्ड आता है इसके अंदर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द स्पीड। अगर फ्रिक्शन अच्छा होगा तो आप स्पीड में मूव कर पाओगे। टायर के अंदर जितने अच्छे उसके फ्रिक्शन के ग्रिप होगी, वो उतना अच्छा तेजी से मूव करेगी हमारी कार, ठीक है। साथ ही साथ जो एथलीट्स होते हैं वो स्पाइक्स वाले शूज इसलिए पहनते हैं ताकि फ्रिक्शन अच्छे से अच्छा पैदा हो और उनकी स्पीड बढ़ पाए। होल्ड और ग्रिप एन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब ग्रिप कर पाते हैं, कब होल्ड कर पाते हैं, कब उसमें पावर लगा पाते हैं, जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो फ्रिक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको अगेन मैं इस पे ऑयल लगा के और एक बॉटल को ओपन करने के लिए बोलूं, आप स्ट्रेंथ नहीं लगा पाओगे, उसको अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सरफेस स्मूथ हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस हीट, अगर अब लगातार अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो उसे हीट मिलती है, जो कि हमारे लिए अगेन बहुत हेल्प करता है।
कई कई चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो मैंने एडवांटेज वाली साइड दी है, आप डिसएडवांटेज वाली साइड भी लेके कर सकते थे, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आपको टॉपिक क्लियर है, आप आंसर को जिस तरीके से देना चाहो आप दे सकते हो, बस उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो डिसएडवांटेज वाली साइड भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। डिसएडवांटेज के अंदर क्या है कि भाई अगर आप फ्रिक्शन को यूज कर रहे हो, बार बार फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चीजें जो होती है वियर एंड टियर हो जाती है, ठीक है। अब फ्रिक्शन एक ईविल है मैं बोल रहा हूं, और यहाँ पे ये ईविल इसलिए है क्योंकि ये हमारी चीजों को खराब कर देता है। हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घिस जाते हैं, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारे शूज घिस जाते हैं, वो सारा कुछ इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है, ठीक है। हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी छोटे छोटे कामों के लिए भी फ्रिक्शन की वजह से। अब सोचो अगर आपको मैं बोलूं वॉक करना है 100 मीटर और 100 मीटर स्लाइड करना है, तो स्लाइड करना ऑब्वियसली इजी है ना, तो मूव करना हो तो स्लाइडिंग के लिए मतलब बहुत आसान है, लेकिन आपको चलना पड़े तो वो थकोगे आप उसमें। फिर स्लो डाउन द स्पीड, हमारी स्पीड को कम कर देता है फ्रिक्शन, और स्पीड तो भाई कितना जरूरी है, कितने अच्छे तरीके से हम भागते हैं, हमें बहुत मजा आता है तेज गाड़ी चलाने में, तेज बाइक चलाने में, ठीक है। मेक मूवमेंट डिफिकल्ट, कोई भी मूवमेंट के अंदर डिफिकल्टी पैदा करता है हमारा फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो जो एक्सेस एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है, एक्सेस फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो सब मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो आप याद करो जो प्रीवियस क्वेश्चन था जहां पे मैंने जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता था सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक बैलेंस और स्टेबिलिटी, जो कि कोई भी एक बॉडी का बैलेंस और स्टेबिलिटी वो सारा को डिपेंड करता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। एक बॉडी अगर स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी वो डिपेंड करेगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी विद इन द बेस सपोर्ट एंड द मिनिमल पोस्चरल अवे, ठीक है। हमारी बॉडी का जो ग्रेविटी है वो एक सेंटर में रखना, एक ऐसी जगह पे रखना जहां से हमारी बॉडी एक बैलेंस स्टेट में रह सके, ठीक है। अब ये बैलेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजों को मैं अपनाता हूं। जैसे ग्राउंड के अगर मैं क्लोज रहूंगा तो मैं ज्यादा बैलेंस रहूंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जिसका हमने डेफिनेशन पहले देखा था, अब ये इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली दो टाइप का है। फर्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड आता है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वर्ड का मतलब जान लो, स्टैटिक मतलब का है स्टेशनरी, स्टैटिक मतलब है नॉट मूविंग, स्टैटिक मतलब है स्टैटिक, वो एक ही जगह पे है, ठीक है। अ स्टेट इन विच अ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही, स्टैटिक है, ठीक है। And the net force is zero. It takes the place when all the force acting on an object are balanced and the object is not moving and the center of gravity is in static position. तो स्टैटिक पोजीशन मतलब एक ऑलरेडी एक चीज स्टैटिक पोजीशन में है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी स्टैटिक ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। जैसे जैसे हम मूव होते हैं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे जैसे हम चीजें मोशन में आते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर मूव करते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा ताकि वो हमें एक बैलेंस स्टेट के अंदर रख सके। तो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है और उसी को हमने बोला डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन स्पोर्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या रोल है स्पोर्ट्स के अंदर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हेल्प करता है टू गेट बेटर रिजल्ट, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टू बी द इन द पोजिशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि ये हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर रहने में हेल्प करेगा, अच्छे रिजल्ट लेके आएगा हमारे। और कैसे लेके आता है, क्योंकि देखो डिफेंस पोजिशन इन द बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल यहाँ पे ये यूज होता है, कैसे होता है, टू गेट अ हाई डिफेंस पोजिशन इन द वॉलीबॉल बास्केटबॉल द प्लेयर स्प्रेड देयर लेग्स टू लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द बेसलाइन। अब क्या है, मान लो ये हमारा ग्राउंड है। अब देखा होगा जो भी एथलीट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मान लो ये एक एथलीट है तो ये क्या करेगा, अपने पैर ऐसे खोल के खड़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसे हाथ पे रख के घुटनों पे खड़ा होता है। अब ऐसे जब नीचे रहेंगे तो क्या होगा, वो मूव होने में उनको फास्ट मूव हो पाएंगे, ठीक है। जो कैच भी जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी घुटने पे हाथ रख के रखते हैं कि भाई बॉल पकड़नी हो तो एकदम से फास्ट मूव कर पाए। जितना हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रहेगा उतना एडवांटेज होगा हमें मूवमेंट में, ठीक है, उतना हम बैलेंस पोजिशन में रहेंगे,
ठीक है। हम जितना ऊपर रहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उतना हमें मूव करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये एक चीज थी। सेकंड होता है स्प्रिंट के टाइम पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज होता है। हम वहां पे क्या करते हैं, हमारा जो एथलीट होता है जब स्प्रिंट का स्टार्टिंग पोजीशन होता है तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे बिल्कुल हाथ रख लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर सके। थर्ड होता है रेसलिंग के टाइम पे जब वो उसको ग्रिपल करते हैं, जब वो एक दूसरे को आपस में ऐसे पकड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर रहेंगे तो उसके लिए उठाना बहुत आसान हो जाएगा। नीचे करके रखूंगा तो मैं एक बैलेंस बना पाऊंगा, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखने की वजह से वो मुझे जल्दी से गिरा नहीं पाएगा, फेंक नहीं पाएगा। तो ये समझ रहे हो कितना साइंटिफिकली चीजें स्पोर्ट्स को खेला जाने लगा है आजकल, और कितना बेटर तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मुझे किन प्रिंसिपल्स पे काम करना है, अगर मुझे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना है कि क्या प्रिंसिपल्स है इक्विलिब्रियम के, मैं कैसे इक्विलिब्रियम को और अच्छे तरीके से अचीव कर सकता हूँ। स्टेबिलिटी कैन बी अचीव बाय वाइडन द बेस ऑफ सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बोलूँ इस पेन को बैलेंस करो इस निप पे, निप होती है बहुत पतली सी, ठीक है, इस निप के ऊपर अगर बैलेंस करना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। मैं अगर उसका बेस लाइन को सपोर्ट बढ़ा दो, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ ये निप जो इतना पतला सा जो सपोर्ट था, बेस लाइन जो था इसका, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके बड़ा कर दूं, फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया, मैंने अपने फोन का कवर ले लिया, इसका बेस लाइन इतना बड़ा है और मैं इसको अगर मैं बोलूँ बैलेंस करने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो ये निप था इसको बैलेंस करने पे बहुत मुश्किल था। जैसे ही हमारा बेस का सपोर्ट वाइडन हो जाएगा तो उसको सपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनेट टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज का वेट कम है तो हमारा स्टेबिलिटी कम होगा, भारी चीजों में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है क्योंकि ग्राउंड कॉन्टैक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द बेस ऑफ सपोर्ट ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आपका जो बॉडी है सपोर्ट का उसको नीचे कर दो, जो बेस लाइन है उसको नीचे कर दो, ठीक है। अगर आपका मोस्ट ऑफ द वेट ग्राउंड के क्लोज होगा तो आप स्टेबिलिटी ज्यादा हो पाएगी, आपको मूवमेंट में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। नियर टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी टू द बेस ऑफ सपोर्ट मोर द स्टेबल द बॉडी इज। अगर जितना हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के क्लोज होगा या सपोर्ट के क्लोज होगा उतना ज्यादा हमारा स्टेबल रहेगी बॉडी, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय कीपिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो, अगेन वही बात, और नॉलेज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एन फोर्स एक्टिंग, ठीक है। किस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना है अगर उसको मुझे पहले से पता होगा तो मैं और अच्छे तरीके से उसके लिए तैयार हो पाऊंगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मेंशन कर दिया है यहाँ पे, मोशन कर दो इसको, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी काफी सारी देखने को मिली होगी, वो टाइपोग्राफिकल एरर है, आप समझदार बच्चों आप अपनी स्पेलिंग्स को ठीक कर लेना, ठीक है। व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। तो हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशन आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कितना इजी नेम है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो नाम है उसको प्यार से इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे हर कली का नाम होता है घर में एक अलग, ठीक है। जो आपके जो स्टाइलिश लड़कियां होंगे आपस में या लड़के होंगे जो बहुत कूल डूड बनते हैं, उनके घर पे कुछ ना कुछ ऑड नेम से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम है बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा पृथ्वीराज चौहान, तो उसको घर पे लोग कुक्कू बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो घर का जो नाम होता है, तो ऐसे ही लॉ ऑफ मोशन का जो प्यारा सा नाम है वो है इनर्शिया, हम उसको उसके घर वाले प्यार से इनर्शिया बुलाते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का नाम है एक्सेलरेशन, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं लॉ ऑफ रिएक्शन और एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। अब तीनों का मतलब समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन एट इट पोजिशन अनटिल अनलेस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर ये पेन है, ये मेरे हाथ में है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा जब तक मैं एक्सटर्नल कोई ना कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, चाहे वो हाथ से लगे, हवा से लगे, कैसे भी लगे, एक्सटर्नल फोर्स लगते के साथ ही ये मूव होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या चीज आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं किसी चीज को, कोई चीज कितना तेजी से जाने वाली है वो डिपेंड करेगा कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये कितना तेजी से आगे बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो ये तेजी से मूव करेगा, मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो ये धीरे धीरे मूव करेगा। तो जितना ज्यादा फोर्स उतनी तेज एक्सेलरेशन, बहुत इजी। सेकंड चीज इसके अंदर बोलता है जितना भारी ऑब्जेक्ट उतना कम एक्सेलरेशन, जितना लाइट ऑब्जेक्ट उतना
ज्यादा एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वेट कम तो वो तेजी से मूव करेगा क्योंकि फोर्स लगते के साथ ही उस पर ज्यादा एक्ट कर पाएगा, ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। थर्ड है लॉ ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्या बोलता था, याद करो, जो मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक सर थे, मुकेश वशिष्ठ नाम था उनका, तो उन्होंने थप्पड़ मारते तो क्या बोलते हैं, जितना दर्द आपके गाल पे हुआ उतना ही मेरे हाथ पे भी हुआ। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना फोर्स से आप चीजों को हिट करोगे उतना ही फोर्स उस पर भी लगेगा, वो आगे जाएगा। ठीक है, ठीक है, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही, मतलब दोनों तरफ से वो फोर्स लगता है, उस ऑब्जेक्ट पे भी जाएगा फोर्स और ये भी वो फोर्स को हैंडल करेगा। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्पोर्ट्स के अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से काम आता है, हमें उस बारे में बात करनी है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का अगर एग्जांपल दिया जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द फुटबॉल, अगर मान लो फुटबॉल के अंदर मैं एक्सेलरेशन करना चाह रहा हूं, तो लार्जर, जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी तेजी से बॉल जाएगी। ठीक है, तो रेशियो और टू विच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल विल बी एक्सेलरेटेड, तो मैं कितनी तेजी से फोर्स लगा रहा हूं वो सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड आता है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, लैंडिंग ऑफ हाई जंप इनिशियली डन विद ऑन द सैंड बट with time change on now the land of high jump will be done on the mats. According to the second law of motion, the rate of change of momentum will be done in the larger period, less force due to force produce which will help to avoid injury. So according to second law of motion on the mats is more favorable for high jump to avoid injury. पहले जो हाई जंप करी जाती थी, हाई जंप, तो उसके अंदर क्या होता था, वो सैंड पे करी जाती थी, तो सैंड पे करते थे ना, तो क्या होता था, तो मतलब इंजरी के चांसेस बढ़ जाते थे। ठीक है, क्योंकि एकदम से रुक जाना होता था उसमें, जबकि अब जब मैट्स का जब यूज किया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपके मोशन को, जिसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाता है और अगेन आप एक स्टेबल पोजीशन के अंदर रह पाते हैं और इंजरीज को प्रिवेंट कर पाते हैं। सेकेंड आता है राइट द फैक्टर दैट इफेक्ट्स प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर है, तो हमारा एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, हमारा हवा कितना, प्रोजेक्टाइल का मतलब समझो, अगर मैं कोई बॉल को थ्रो कर रहा हूं तो वो बॉल जाएगी और जाके एक जगह जाके गिर जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर जाके वापस वहां तक गिरना जो है, इसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। तो प्रोजेक्टाइल किस पे डिपेंड करेगा, अगर हवा चल रही हो तो ये क्या होगा, हो सकता है मैंने बहुत तेजी से फेंका था, बहुत ऊपर गई, हवा चल रही तो ये यहीं गिर गई। ठीक है, तो एयर रेसिस्टेंस की वजह से हो सकता है, ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, ग्रेविटी जो, चलो वो तो बराबर ही फोर्स लगता है, वो ग्रेविटी जो होती है अपनी तरफ खींच लेती है, तो उसकी वजह से चेंज हो जाता है। ज्यादा ग्रेविटी होगा तो जल्दी आ जाएगा, ज्यादा मास होगा तो उस पर ज्यादा ग्रेविटी लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर भारी है तो उस पर ग्रेविटी ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो भारी है। ठीक है, तो वो जल्दी फॉल हो जाएगा। रिलीज स्पीड, यानी मैं इनिशियली उसको कितनी तेजी से फेंक रहा हूं, तो वो डिपेंड करेगा कि मेरा प्रोजेक्टाइल कैसा होगा। एंगल ऑफ रिलीज, मेरा एंगल क्या है फेंकने का, अगर मैं 60 डिग्री में फेंकूंगा तो वो ऊपर जाएगा जल्दी और नीचे भी जल्दी आएगा। तो मेरा बोला जाता है भाई 23 to 45 डिग्री तक फेंको। ठीक है, 35 to 45 या सबसे आइडियलिस्टिक तो 45 ही है, लेकिन 45 तक मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो हम ऐसा बोलते हैं ऐसा एंगल में फेंको जिससे दूर से दूर जाए वो। ठीक है, तो उसको बोला गया एंगल ऑफ रिलीज। और हाई ऑफ रिलीज, जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो आगे तक जाके गिरेगा। ठीक है, और स्पिन, अगर स्पिन होगा तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर कोई जब भी देखना, जो भी लोग थ्रो करते हैं जैवलिन वगैरह, तो वो स्पिन होते हुए जाते हैं, स्पिन होके जाते हैं तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, वो और ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। तो ये कुछ तरीके थे प्रोजेक्टाइल के बारे में, कुछ फैक्टर्स थे जो प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो बस इतना ही था आपके लिए इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए, और प्लेलिस्ट को चेक करो अगर आप कोई भी मिस वीडियो को ढूंढ रहे हो। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कोई भी डाउट होता है तो आ जाओ DM पे, और या मेल कर दो या ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।